बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक मुकम्मल किया। क्या नाम था उस टॉपिक का? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम था? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के हवाले से हमने 2 क्लासेस में आपको तफसील से तमाम मालूमात फराहम की और आपको काम दिया था कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उन्हें याद करें, यानी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके नाम, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस उनके नाम, ये आपको ख़ास तौर पर याद करने थे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपने याद कर ली होंगी। आज हम इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसका दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये हमारा आखिरी ही टॉपिक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमने पूरा पढ़ लिया और अब रेस्पिरेशन की बारी, ये पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग तैयार हैं? किताबें निकाल ली आप लोगों ने? और आज हम किताब में पढ़ रहे हैं पेज नंबर 34 पर। कहाँ है हमारा टॉपिक आज? पेज नंबर 34। पेंसिल्स, हाइलाइटर आप निकाल लीजिए और जो चीज़ें बताई जाएंगी उनको नोट कीजिएगा। इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं, वो आप अपने पास हाईलाइट करेंगे और अपने अल्फाज में नोट करेंगे। So today we are going to study about respiration in plants. In the previous term यानी फर्स्ट टर्म में हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में गुफ्तगू की थी, याद है? हमने आपको रेस्पिरेशन का अमल एनिमल्स में किस तरह होता है ये बताया था, याद आया? ओके। और ये भी बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सही याद करें, बताया था क्या थी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, फूड मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने का अमल और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो आज हम प्लांट के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने आपको जो बताया एनिमल्स के हवाले से उसे अपने जहन में रखिएगा क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं और दोनों में रेस्पिरेशन का अमल सेम है। कहां तक सेम है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन सेल के अंदर सुन ले तवज्जो से, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल होता है, जो फूड के ब्रेकडाउन का अमल है, वो प्लांट और एनिमल दोनों में सेम है। ओके, यहाँ पहली लाइन में यही लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन, ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ रेस्पिरेशन, इसको सही कर देते हैं। ये ठीक हो गया। रेस्पिरेशन इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके दौरान फूड मॉलिक्यूल का केमिकल ब्रेकडाउन होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो बॉडी के मुख्तलिफ काम हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड और ऑक्सीजन का जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। सही। तो प्लांट्स में भी यही अमल होता है, तमाम लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन का अमल होता है, यानी फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में खास तौर पर ऐसी क्या चीजें हैं जो दूसरी लिविंग थिंग्स में नहीं होती। पहली बात तो ये है कि एनिमल्स के हवाले से जो हमने आपको बताया था, तो वहाँ जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है या ब्रीथिंग सिस्टम के जरिए होता है, और उसमें नोज, माउथ, विंड पाइप और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ये वो ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करते हैं। तो प्लांट में तो ये नहीं होते,
प्लांट में नोज, माउथ और लंग्स होते हैं क्या? प्लांट में तो लंग्स नहीं होते। तो ये जो फूड का केमिकल ब्रेकडाउन होने का अमल है, इसके लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका क्या होगा? सही सुन रहे तवज्जो से? मैंने कहा कि प्लांट्स में नाक, नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम या जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो है ही नहीं एनिमल्स की तरह। तो फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं है तो फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कैसे होगा? तो ये ऑक्सीजन कहां से आती है? और फिर जब फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह निकाला जाएगा? जो एनिमल्स है या जो इंसान है वो तो अपनी नाक के जरिए उसको रिलीज कर देते हैं। तो इसको आप तवज्जो से सुनेंगे कि प्लांट में ये अमल किस तरह होता है। सही? लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, plant respire all the time. Like all living things, plant respire all the time. तमाम लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स भी हर वक्त रेस्पिरेशन का अमल करते रहते हैं। प्लांट की बॉडीज में तमाम लिविंग थिंग्स की तरह रेस्पिरेशन का अमल दिन रात हर वक्त चलता रहता है। सही? तो फिर इस अमल के लिए यह अमल कहाँ होता है? जिस अमल के बारे में बात कर रहे हैं कहाँ होता है? This process occurs in all living cells. This process occurs in all living cells. ये जो प्रोसेस है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ होता है? तमाम लिविंग सेल्स में। सही? तमाम लिविंग सेल में जितने भी सेल्स हैं जो जिंदा हैं उनमें ये रेस्पिरेशन का अमल चलता रहता है। इसीलिए इस रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। Therefore it is called cellular respiration। इसीलिए क्योंकि ये केमिकल ब्रेकडाउन का अमल कहाँ होता है? तमाम लिविंग सेल्स में। कहाँ होता है ये? तमाम लिविंग सेल्स में होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सही? ये जो रेस्पिरेशन का अमल है, फूड के जो मॉलिक्यूल हैं इनके केमिकल ब्रेकडाउन का अमल है, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम लिविंग सेल्स में होता है। तो ये पॉइंट अपने पास आप नोट करें। पहले आप ये पॉइंट नोट करें, लाइक ऑल लिविंग थिंग प्लांट रेस्पायर ऑल द टाइम। ओके, इसे हाईलाइट किया आपने। उसके बाद ये पॉइंट भी मौजूद है, इसे भी अपनी किताब में हाईलाइट कर लें। सही? तमाम लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट में रेस्पिरेशन का अमल हर वक्त चलता रहता है। और कहाँ होता है ये? तमाम लिविंग सेल्स में होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर जो है वो सेल से निकला है। ओके, अच्छा भाई, अब बात ये करनी है कि हम आपसे कह रहे थे कि जो हम लिविंग थिंग्स यानी जो इंसान है जैसे या और दीगर जानवर हैं, उनके पास तो नोज, माउथ, विंड पाइप और लंग्स हैं जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। ऑक्सीजन बॉडी एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज की जाती है। लेकिन प्लांट में तो ये नहीं होते। प्लांट में आपने देखे कहीं नाक मौजूद हो, मुंह मौजूद हो या उसके लंग्स हैं कहीं अंदर। हमने आपको प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसमें हमने कहीं आपको पढ़ाया कि प्लांट में लंग्स होते हैं? नहीं ना। तो फिर ये गैसों के तबादले का अमल कैसे होता है? सही? एक चीज तो प्लांट और एनिमल में सेम है, वो क्या है? वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट के सेल में भी रेस्पिरेशन का अमल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है, और एनिमल्स के सेल में भी सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है। ये तो दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में गैसियस एक्सचेंज मुख्तलिफ है। सही? अब प्लांट्स में देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का अमल किस तरह होता है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स occurs through stomata. Very important point. Gaseous exchange in plant occurs through stomata. Plants में गैसियस एक्सचेंज का अमल किसके जरिए वकूअ पजीर होता है? स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा याद है? स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स हैं जिनके
प्लांट में गैसेस एंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये? अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली दे आर फाउंड ऑन सरफेसेस ऑफ लीफ, और ज्यादातर कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। सही है, पत्तों की जो निचली सतह है उसमें स्टोमेरा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। स्टोमेरा क्या होते हैं? बारीक बारीक सुराख होते हैं। स्टोमेरा क्या होते हैं? बारीक सुराख होते हैं। इसको यहाँ पर अपने पास चाहे तो आप इस तरह लिख लें, जैसे मैं लिख रहा हूं ना अपने पास, तो आप भी अपने पास जाएंगे, आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, वहां लिख लें टाइनी पोर्स। सही, टाइनी पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा है इसलिए हमने ऐसे लगाया। क्या है स्टोमेरा? टाइनी पोर्स है, बारीक बारीक सुराख हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सरफेसेस ऑफ लीफ, मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इनके जरिए प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड produced by plant is used for photosynthesis. During the daytime, carbon dioxide produced by plants is used for photosynthesis. दिन के औकात में, सही, जब रोशनी होती है तो आप जानते हैं कि प्लांट में कौन सा अमल हो रहा होता है, और रोशनी जब होती है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस का अमल। दिन के औकात में प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो प्रोड्यूस हो रही है केमिकल ब्रेकडाउन और फूड के नतीजे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, ये प्लांट से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता, ये अंदर ही इस्तेमाल हो जाती है। आप जानते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है सेल्स के अंदर, वो वहीं इस्तेमाल हो जाती है। किस काम में इस्तेमाल होती है? फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। सही, तो जब रोशनी होती है या दिन के औकात में, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है, इसे बॉडी से बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो इस्तेमाल हो जाती है। और अंदर ऑक्सीजन बन रही होती है, वो स्टोमेरा के जरिए बाहर खारिज कर दी जाती है। जितनी इस्तेमाल करनी है उतनी इस्तेमाल की जाती है, बाकी बाहर खर्च कर दी, बाहर निकाल दी जाती है। अच्छा, फिर रात में क्या होता है? रात में तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, और रेस्पिरेशन का अमल तो सारा दिन चल रहा है। कहाँ लिखा हमने? पूरा दिन चलता रहता है ना ये अमल, ऑल द टाइम, हर वक्त चलता है। तो दिन में जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो इस्तेमाल हो जाती है, और रात में रेस्पिरेशन के अमल के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका क्या होता है? वो स्टोमेरा के जरिए एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। क्या किया जाता है उसके साथ? एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। आपने अपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि रात के औकात में दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, न सोना चाहिए। सही, किस लिए कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि रात के औकात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं, तो प्लांट के करीब करीब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफी ज्यादा होती है। इसलिए मना किया जाता है कि पौधों के करीब या दरख्तों के नीचे रात में ना सोया जाए, ना उनके करीब रहा जाए। सही, तो हमने आज प्लांट में रेस्पिरेशन का अमल पढ़ा। हमने आपको बताया कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज का अमल किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। और अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल है वो कहाँ होता है? तमाम लिविंग सेल्स में होता है। फिर हमने ये बताया कि दिन के औकात में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में बनती है वो कहाँ जाती है? वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल हो जाती है, और रात के औकात में उसे प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके जरिए? स्टोमेरा के जरिए। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन तो प्लांट में बनती रहती है ना, तो अंदर ही बनती है, वहीं इस्तेमाल हो जाती है। रात के औकात में अगर प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो भी स्टोमेरा के जरिए अंदर दाखिल होती है। ओके, तो इस तरह प्लांट में रेस्पिरेशन का अमल होता है। उम्मीद है कि आज जो भी आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, वो समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क क्या है आपका?
अपना होमवर्क नोट कर लें। आपको चैप्टर नंबर 2 की जो पीडीएफ फाइल आपको मिल गई ना, चैप्टर 2 की पीडीएफ फाइल मिल चुकी है, हमने भेज दिया आपको, सही। आप चैप्टर नंबर 2 का काम जर्नल में मुकम्मल करेंगे। हमने पिछली क्लास में 2-3 क्लासों पहले भी बताया था कि आपको किस तरह काम करना है, जर्नल किस तरह रिन्यू करना है, याद है, सही। उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 1 उसमें उतार दिया हुआ इंडेक्स के साथ, इंडेक्स भी भेजा है हमने, सही। तो इंडेक्स के साथ काम होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 उसमें उतारना है, यानी जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है उसे जर्नल में करना है, सही। तो आज का काम क्या है, डू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 4 है ना, 4 इन जर्नल। क्या करना है भाई, जो हमने आपको पीडीएफ फाइल भेजी यानी जो बुक एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करके भेजी है उसे जर्नल में करना है। ये आज का आपका होमवर्क है, ओके, सही। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।